नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीशाम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए बीएड तथा बीए थर्ड ईयर के विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं। तो विश्व के प्रादेशिक भूगोल में यह 5वां पार्ट है। हमने पिछले जो क्लास थी उसमें पढ़ा था विश्व के जो प्रदेशों का जो वर्गीकरण होता है वो किस प्रकार किया जाता है। प्रदेशों के वर्गीकरण में जैसे दो जननिक और विशिष्ट दो मुख्य प्रकार होते हैं। उसके बाद हमने जो जननिक प्रदेश है उसमें समरूप एवं जो कार्यात्मक प्रदेश है उनके बारे में पढ़ा। फिर तत्वों के आधार पर यानी एक तत्वों के आधार पर, बहुत सारे तत्वों के आधार पर यानी अनेक तत्वों के आधार पर और संपूर्ण तत्वों के आधार पर, और दूसरा एक कंपेज, ये प्रकार हम पढ़ चुके थे। यानी एकल तत्व या एकल विषय प्रदेश, बहुविषय प्रदेश, संपूर्ण विषय प्रदेश और कंपेज, इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब जो समरूप या लाक्षणिक प्रदेश जो होते हैं उनमें कौन कौन से प्रदेश सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि समरूप या लाक्षणिक प्रदेश जो होता है, समरूप या लाक्षणिक प्रदेश, तो समरूप या लाक्षणिक जो प्रदेश होता है वह क्या है, किसी एक तत्व या विभिन्न तत्वों की समरूपता के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। यानी सीमांकन है वो समरूपता के आधार पर होता है। यानी उसमें तत्वों की समानता या समरूपता पाई जाती है और उसी के आधार पर क्या प्रदेश का सीमांकन किया जाता है। उसमें हम फिर तत्वों के आधार पर हमने एकल, बहुल, संपूर्ण और कंपेज पढ़े थे। तो कार्यात्मक प्रदेश में भी इस प्रकार एकल, बहुल और संपूर्ण पाए जाते हैं। अब हम समरूप या लाक्षणिक प्रदेश में कौन कौन से प्रदेश सम्मिलित होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले है भौतिक प्रदेश। पहला जो आता है समरूप या लाक्षणिक प्रदेश में वह क्या है, भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश फिजियोग्राफिक रीजन, भौतिक प्रदेश। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, भौतिक जो चीजें होती हैं उनके समरूप लक्षणों के आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है। तो इनका जो भौतिक प्रदेश है उनका निर्धारण सामान्यतः उच्चावच या स्थलाकृति, भौतिक प्रदेश का निर्धारण सामान्यतः उच्चावच यानी धरातल तथा स्थलाकृति, टोपोग्राफी, रिलीफ एंड टोपोग्राफी। भौतिक प्रदेश का निर्धारण सामान्यतः उच्चावच तथा स्थलाकृति की समानता या समरूपता के आधार पर किया जाता है। यानी भौतिक प्रदेश का निर्धारण हम किस पर करते हैं, उच्चावच की तथा स्थलाकृतियों की समानता के आधार पर। ये इसके दो सामान्य तत्व हैं। यानी हम देखते हैं कि उस क्षेत्र में धरातल कैसा है। एक समान धरातल यानी मैदानी प्रदेश है, जैसे एक समान धरातल पाया जाता है तो उसको एक भौतिक प्रदेश में रखना यानी मैदानी प्रदेश। अगर उसे हम अन्य स्थलाकृतियां जो पाई जाती हैं, पर्वत पठार वगैरह जो हैं, उनके आधार पर भी उनमें बांट सकते हैं। उच्चावच धरातल का जो विशेषताएं हैं, मृदा की प्रकृति है, उनके आधार पर भी क्या है हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। यानी मुख्यतः क्या है इसमें उच्चावच और
स्थलाकृतियां जो पाई जाती हैं, पर्वत, पठार, मैदान आदि जो पाए जाते हैं, उसी के आधार पर हम इनका क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें सर्वाधिक महत्व वाली जो चीज है, यानी भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक महत्व है, भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाता है, उच्चावच को। यानी भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक महत्व किसका होता है, उच्चावच का होता है, रिलीफ का होता है। तो इसी आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है। लेकिन कुछ भूगोलवेताओं का मत है कि उच्चावच के अतिरिक्त, यानी कुछ भूगोलवेता क्या मानते हैं कि इसमें उच्चावच को भी सम्मिलित करना चाहिए, इसके साथ में भूगर्भिक संरचना तथा अपवाह को भी सम्मिलित करना चाहिए। यानी उच्चावच कैसा है, उसकी भूगर्भिक संरचना कैसी है, उसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, उसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, किस युग में उसका निर्माण हुआ है, इस प्रकार की जो भूगर्भिक संरचना है उसको भी सम्मिलित इसमें किया जाना चाहिए। अपवाह, यानी वहां का जो अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज पैटर्न जो है वो किस प्रकार का है, यानी वहां पर जल का अपवाह किस प्रकार का है, किस प्रकार का प्रतिरूप वहां विकसित होता है, इन तत्वों को साथ में इसके महत्व दिया जाना चाहिए। तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में अपवाद के आधार पर भी इसका सीमांकन किया जाने लगा है। यानी वर्तमान में भौतिक प्रदेश जो है उनका सीमांकन 3 चीजें उसमें सम्मिलित की जाने लगी, उच्चावच, भूगर्भिक संरचना और अपवाह। तो वर्तमान में जो भौतिक प्रदेशों का जो सीमांकन है वो किसके आधार पर किया जाने लगा है, उच्चावच, साथ में उसकी भूगर्भिक संरचना और साथ में जो उसका अपवाह है उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाने लगा है। तो इस प्रकार क्या है, इसमें विचारधारा में परिवर्तन आया। तो जैसे अब भौतिक प्रदेश होते कौन से हैं, तो भौतिक प्रदेश के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे पर्वतीय प्रदेश, अंतर पर्वतीय प्रदेश, गिरिपथ प्रदेश, पठारी प्रदेश और मैदानी प्रदेश। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं, भौतिक प्रदेशों के उदाहरण है। यानी पर्वतीय प्रदेश, अंतर पर्वतीय प्रदेश, गिरिपथ प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश आदि प्रदेश कौन से हैं, ये सारे के सारे हैं भौतिक प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश यानी जहां पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है और उस पूरे क्षेत्र में जहां पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है उसे पर्वतीय प्रदेश में सम्मिलित किया जाएगा। दो पर्वतों का जो मध्य का भाग है उसको अंतर पर्वतीय प्रदेश में सम्मिलित किया जाएगा। पर्वतों के समीप वाला जो भाग है, जैसे ये पर्वतीय भाग है और इसके यहां से जो प्रारंभ होता है, यानी इसके एकदम नजदीक से जहां से पर्वत प्रारंभ होता है उसके आसपास वाला जो क्षेत्र आएगा वो किसमें आएगा, गिरिपथ। यानी इसके जो नजदीक जहां पर पर्वत की समाप्ति होती है वहां का जो प्रदेश है वो गिरिपथ प्रदेश में आएगा। पठारी प्रदेश, पठारी भूभाग वाला जो प्रदेश है वो पठारी प्रदेश कहलाता है। और जो मैदानी प्रदेश है, विशेषतः नदियों के द्वारा जो विस्तृत मैदान है, निर्मित मैदान है, वो मैदानी प्रदेश में आते हैं। तो इन प्रदेशों को विशेषताओं के आधार पर सूक्ष्म प्रदेशों में भी बांटा जा सकता है। जैसे ये बृहत प्रदेश है, किस प्रकार के प्रदेश है ये, बृहत प्रदेश। इनको अलग अलग सूक्ष्म विशेषताओं के आधार पर इनको अलग अलग प्रदेशों में भी बांटा जा सकता है। और वो कैसे प्रदेश होंगे, मध्यम या लघु। तो सूक्ष्म विशेषताओं के आधार पर इनको अन्य भागों में भी बांटा जा सकता है। जैसे जो
भारत के मैदानी प्रदेश की हम बात करें, उत्तर का विशाल मैदान जिसे कहते हैं मैदानी प्रदेश, सिंधु गंगा का जो मैदान है उसको भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। उसकी दिशाओं के आधार पर, वहाँ जो नदियाँ हैं उनके आधार पर, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु नदी तंत्र का मैदान, सिंधु गंगा का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, इस प्रकार के इसके अलग अलग भाग बांट दिए जाते हैं। जैसे पर्वतीय प्रदेश है, इसको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उसके फिर अलग अलग भाग बांट दिए जाते हैं, जैसे कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, सिक्किम हिमालय, इस प्रकार से इसके अलग अलग भाग जैसे भारतीय प्रदेश के बांटे गए। तो इसको इसकी विशेष सूक्ष्म विशेषताओं के आधार पर छोटे अन्य भागों में भी बांटा जा सकता है। तो ये तो था पहला प्रदेश जिसको फिजियोग्राफिक रीजन या भौतिक प्रदेश कहते हैं। अब दूसरा जो प्रकार है इसका, यानी इसमें दूसरे जो प्रदेश सम्मिलित किए जाते हैं, दूसरा कौन सा है? दूसरा है प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेश नेचुरल रीजन, प्राकृतिक प्रदेश। तो प्राकृतिक प्रदेश है, उसका सीमांकन क्या है, इसका निर्धारण प्राकृतिक तत्वों की, यानी प्राकृतिक तत्व होते हैं उनकी प्राकृतिक तत्वों की समरूपता के आधार पर सीमांकन। तो प्राकृतिक प्रदेश जो है, नेचुरल रीजन जो है, वो प्राकृतिक तत्वों की समरूपता के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। और प्राकृतिक तत्वों में कौन कौन से तत्व सम्मिलित किए जाते हैं? एक प्राकृतिक प्रदेश में क्या है? उच्चावच, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति आदि जो प्राकृतिक तत्व हैं उनकी समानता देखी जाती है। क्या क्या चीजें आ जाएंगी? उच्चावच, मृदा, वनस्पति, जलवायु। तो प्राकृतिक प्रदेश में विशेषता है, वहां का जो उच्चावच है, रिलीफ है, उसको सम्मिलित किया जाता है, उसकी समानता देखी जाती है। मृदा, उस क्षेत्र में किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं उसके आधार पर भी इसमें इस तत्वों को इनकी समरूपता देखी जाती है। वनस्पति उस प्राकृतिक प्रदेश में कैसी पाई जाती है उसकी समरूपता, और जलवायु की समरूपता भी देखी जाती है, क्योंकि जलवायु है वह प्राकृतिक वनस्पति पर प्रभाव डालती है। अगर जलवायु बदलेगी तो प्राकृतिक वनस्पति और मृदा की जो प्रकृति है उसमें भी बदलाव आ जाएंगे। तो इसलिए क्या है, इसमें उच्चावच, मृदा, वनस्पति और जलवायु, ये जो तत्व हैं इनकी समरूपता देखी जाती है। इसके जो निर्धारण में सर्वाधिक प्रभावशाली कारक क्या हुआ? जलवायु। सर्वाधिक प्रभावशाली कारक, तो जलवायु है वह इसमें सर्वाधिक प्रभावशाली कारक है, क्योंकि ये जो चीजें हैं इसमें विशेषतः मृदा और वनस्पति है, उसके ऊपर जलवायु का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जलवायु के द्वारा वह प्रभावित होती है, नियंत्रित होती है, उसमें बदलाव आते हैं। तो इस आधार पर क्या है, इसमें जलवायु को मुख्य आधार माना जाता है, यानी सर्वाधिक जो प्रभावित करने वाला जो कारक है इसमें वह क्या है? जलवायु है। अब विश्व को हम देखें तो विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे पहले बांटने का जो प्रयास था वो किसने किया था? हर्बर्टसन ने। जैसा कि हमने पहले जो प्रदेशों की संकल्पना का विकास था उसमें पढ़ा था कि इन्होंने सबसे पहले प्राकृतिक प्रदेश की जो अवधारणा थी वो प्रस्तुत की थी, और इन्होंने 1905 में एक लेख लिखा था, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि इन्होंने विश्व के बृहत प्राकृतिक प्रदेश, कब लिखा? 1905 में, विश्व के बृहत प्राकृतिक प्रदेश।
और यहीं से क्या है, प्राकृतिक प्रदेशों की जो संकल्पना थी वो विकसित हुई। यानी सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था इसमें, हर्बर्टसन ने किया था। और इन्होंने विश्व को, जो संपूर्ण विश्व को इन्होंने 15 बृहत प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा था। विश्व को 15 बृहत प्राकृतिक प्रदेशों में किसने बांटा था, हर्बर्टसन ने। विश्व को 15 बृहत प्राकृतिक प्रदेशों में बांट करके उनकी विशेषताओं का वर्णन इन्होंने सबसे पहले किया था। अब जो प्राकृतिक प्रदेश होते कौन से हैं, जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, उच्चावच कैसा है, जलवायु कैसी है, मिट्टियां कैसी पाई जाती हैं, वहां का प्राकृतिक वनस्पति कैसी पाई जाती हैं। और देखें तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में इन सभी चीजों की एक रूपता देखने को मिलेगी। इसलिए क्या यह एक अपने आप में एक अलग प्राकृतिक प्रदेश होता है। मानसूनी प्रदेश भी पढ़ सकते हैं जलवायु के आधार पर, मानसूनी प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय प्रदेश, टैगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश। तो ये विश्व के मुख्य प्राकृतिक प्रदेश हैं। तो इनमें क्या है, सभी प्रकार की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका का जो घास प्रदेश है उसको इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, प्रेरी प्रदेश भी इसमें सम्मिलित होता है, प्रेरी प्रदेश। तो इस प्रकार से भूमध्य रेखा के जैसे आसपास वाला जो क्षेत्र है उसको हम भूमध्य रेखीय प्रदेश में पढ़ते हैं। वहाँ की जलवायु में, वहाँ की वनस्पति में और वहाँ के जो उच्चावच हैं, जहाँ वहाँ की जो मृदा है उसमें समानता पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश की बात करें तो मानसूनी जलवायु का प्रदेश है, उसमें भी ये समानताएं देखने को मिलती हैं। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है, जो मरुस्थलीय प्रदेश है उनकी वनस्पति में, वहाँ के उच्चावच में, वहाँ की मृदाओं में समानता देखने को मिलती है। भूमध्य सागरीय जलवायु का जो प्रदेश है उसमें भी इस प्रकार की समानताएं, जलवायु संबंधी समानताएं देखने को मिलती हैं। प्रेरी प्रदेश में भी, टैगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, ये ठंडे प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश अति ठंडा प्रदेश है। तो इनमें इनकी जो सामान्य विशेषताएं हैं उनमें क्या पाई जाती है, समरूपता। और इसी के आधार पर इनको प्राकृतिक प्रदेशों में सम्मिलित किया जाता है। तो ये दो प्रकार हो गए, एक हो गया भौगोलिक भौतिक प्रदेश और दूसरा हो गया प्राकृतिक प्रदेश। अब नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है सांस्कृतिक प्रदेश। सांस्कृतिक प्रदेश यानी कल्चरल रीजन, सांस्कृतिक प्रदेश। अब सांस्कृतिक प्रदेश में सांस्कृतिक तत्वों की समरूपता देखी जाती है, यानी जहां पर सांस्कृतिक तत्व एक जैसे पाए जाते हैं उसको सांस्कृतिक प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है। यानी इसमें प्राकृतिक और जो भौतिक प्रदेशों की समरूपता है उसके अतिरिक्त जो सांस्कृतिक एकताएं पाई जाती हैं, समरूपता पाई जाती है, उसको देखा जाता है। और यह सांस्कृतिक भूदर्शी की संकल्पना पर आधारित है। यानी सांस्कृतिक प्रदेश है वो सांस्कृतिक भूदर्शी की जो संकल्पना है उस पर आधारित है। और इसमें जो चीजें देखी जाती हैं तो ये सांस्कृतिक भूदर्शी है वो किससे उत्पन्न हुए, मनुष्य से। सांस्कृतिक भूदर्शी की उत्पत्ति किससे हुई है, मनुष्य से।
विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां हैं, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा, भाषा, वो विभिन्न प्रकार की जो रीति रिवाज परंपराएं हैं, उनका जनक कौन है? मनुष्य है। यानी प्रजाति, धर्म, भाषा, जीवन पद्धति और जो प्रथा वगैरह है, वो सभी के सभी मनुष्य के द्वारा प्रारंभ की गई हैं। तो जिस भू क्षेत्र में, जिस भू क्षेत्र में सांस्कृतिक समरूपता पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? सांस्कृतिक प्रदेश उसको कहा जाता है। और सांस्कृतिक प्रदेश में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्य पाए जाते हैं। तो सांस्कृतिक तत्वों में केवल मानव संस्कृति के जो संबंधित तत्व हैं उनको ही सम्मिलित किया जाता है, जैसे प्रजाति, धर्म, भाषा, जीवन पद्धति, प्रजाति, धर्म, भाषा, जीवन पद्धति और रहन सहन, परंपराएं, वेशभूषा आदि जो चीजें हैं, उनके आधार पर किसी प्रदेश को एक सांस्कृतिक प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है। और सांस्कृतिक प्रदेश की जो सीमा होती है, किस प्रकार की होती है? कृत्रिम होती है। सांस्कृतिक प्रदेश की सीमा कृत्रिम होती है। अब संस्कृति को क्या है? किसी एक प्राकृतिक जो सीमा होती है, जैसे नदी, पर्वत, पठार, तो इनमें बांधना मुश्किल हो जाता है। यानी जो प्राकृतिक सीमाएं हैं वो पर्वतों के द्वारा निर्धारित हो जाती है, नदियों के द्वारा निर्धारित हो जाती हैं, समुद्रों के द्वारा निर्धारित हो जाती हैं। लेकिन सांस्कृतिक सीमाएं इनके द्वारा निर्धारित होनी आवश्यक नहीं है, क्योंकि संस्कृति है वो नदी से दूसरी तरफ भी उसके जैसी हो सकती है, समुद्र से दूसरी तरफ भी उसके जैसी समान संस्कृति पाई जा सकती है। तो सांस्कृतिक जो प्रदेश हैं उनकी सीमा कृत्रिम होती है और संस्कृति के द्वारा ही निर्धारित होती है, और यह परिवर्तनशील भी होती है, क्योंकि मनुष्य है वो आवागमन करता रहता है, यात्राएं करता रहता है, तो संस्कृति है उसका फैलाव होता रहता है। तो इस प्रकार सांस्कृतिक प्रदेशों की सीमाएं जो है वो बदलती रहती हैं, स्थायी भी होती हैं, और ये कृत्रिम होती हैं, न कि प्राकृतिक होती। इसके बाद आता है भौगोलिक प्रदेश। भौगोलिक प्रदेश। भौगोलिक प्रदेश में कौन सी समानताएं होती हैं? भौगोलिक प्रदेश में किसी एक समानता को न देख करके कई समानताएं देखी जाती हैं, जिसमें जलवायु की समानता, मृदा की समानता और साथ में सांस्कृतिक समानता का भी इसमें योगदान रहता है। इसको जियोग्राफिक रीजन कहते हैं। जियोग्राफिक रीजन, भौगोलिक प्रदेश। तो भौगोलिक प्रदेश का निर्धारण उस भूभाग के अंतर्गत किया जाता है जिसमें भौगोलिक तत्वों की समानताएं पाई जाती हैं। अब भौगोलिक तत्वों में क्या है? उस प्रदेश के कृषि, उद्योग धंधे आदि की भी समानता को इसमें देखा जाता है। किस प्रकार का कृषि स्वरूप वहां पर विकसित हुआ है, किस प्रकार के उद्योग धंधे वहां पर विकसित हुए हैं, किस प्रकार की उसमें भाषा है। तो इन सभी तत्वों को ध्यान में रख करके जो वर्गीकरण किया जाता है वह भौगोलिक प्रदेश है। अब भौगोलिक प्रदेश में इन सभी चीजों के साथ साथ वहां की जो मूलभूत विशेषताएं, जिसको भौतिक प्रदेश में भी देखा जाता है, उन सभी को भी उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो उसको उसके साथ साथ में इसमें मानव संस्कृति
इसको भी इसके साथ साथ में पढ़ा जाता है। तो भौगोलिक रीजन है, उसमें भौतिक प्रदेश की समानताओं के साथ साथ वहां जो विभिन्न भूदृश्य विकसित मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उनको भी साथ में सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है आर्थिक प्रदेश। आर्थिक प्रदेश इकोनॉमिक रीजन। आर्थिक प्रदेश का निर्धारण आर्थिक क्रियाओं की समरूपता, आर्थिक क्रियाओं की समरूपता के आधार पर किया जाता है। तो आर्थिक प्रदेश में विभिन्न जो क्रियाकलाप होते हैं मनुष्य के, जैसे कृषि है, पशुपालन है, उद्योग है, व्यापार, सेवाएं, आर्थिक उत्पादन, आर्थिक विकास, इसके आधार पर क्या है आर्थिक प्रदेश का निर्माण किया जाता है। पूरा का पूरा आर्थिक क्रियाओं की समरूपता के ऊपर यह आधारित होता है। जैसे भौगोलिक प्रदेश में कृषि के स्वरूप और उद्योगों के स्वरूप का जिक्र किया जाता है, उसी प्रकार आर्थिक प्रदेश में क्रियाएं कौन सी की जाती है, यानी कृषि जिसमें की जाती है उसको अलग आर्थिक प्रदेश में रख दिया जाएगा, जिसमें उद्योग धंधे हैं उसको औद्योगिक प्रदेश में रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं के आधार पर इसको बांटा जाता है। इस प्रकार ये थे प्रदेशों के प्रकार। इसके अलावा प्रदेशों का पदानुक्रम होता है, प्रदेशों का पदानुक्रम। प्रदेशों का पदानुक्रम। प्रदेशों के पदानुक्रम के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। बृहत्त प्रदेश, दूसरा है मध्यम प्रदेश और तीसरा है लघु या सूक्ष्म प्रदेश। वृत्त प्रदेश, जैसे विश्व को वृत्त प्रदेशों में बांट दिया जाए महाद्वीपों के आधार पर, तो वह उन्हीं वृत्त प्रदेश, और महाद्वीपों को देशों के आधार पर अलग अलग भागों में अलग अलग प्रदेशों में बांट दिया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, मध्यम प्रदेश कहा जाएगा। और देश को, एक किसी देश विशेष को छोटे छोटे, जैसे भारत को अलग अलग भागों में बांटा गया, जैसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, समुद्र तटीय मैदान, पठारी प्रदेश आदि, वो क्या होंगे, लघु प्रदेश होंगे। इसी प्रकार अगर किसी देश को अलग अलग प्रदेशों में बांट दिया जाए तो उस देश के वृत्त प्रदेश होंगे, फिर उन प्रदेशों को छोटे प्रदेशों में बांटे मध्यम प्रदेश होंगे, और फिर उन छोटे प्रदेशों को और छोटे प्रदेशों में बांट दिया जाए तो लघु प्रदेश होंगे। यानी विश्व को प्रदेशों में बांटना, यानी महाद्वीप के आधार पर, फिर देश के आधार पर मध्यम प्रदेश हो जाएंगे, और देशों में फिर राज्यों के आधार पर क्या हो जाएंगे, लघु प्रदेश। तो ये क्या कहलाता है, प्रदेशों का पदानुक्रम कहलाता है। तो आज की कक्षा में हमने प्रदेशों का वर्गीकरण और उनका पदानुक्रम पढ़ा। अगली कक्षा में हम एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।